नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे गाइज आप जो है खुद का एनालिसिस जरूर कीजिएगा कि आपको कितना आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच गैस रिलीज इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब देखिए आंसर पता होता है पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अब क्यों? देखिए मिथिल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथिल आइसोसाइनेट या फिर साइनोजेन। अब आपको पता है कि नाइट्रस ऑक्साइड और साइनोजेन तो है ही नहीं। अब कंफ्यूज कहाँ पे होती है? ए और सी में कि मिथिल आइसोसाइनाइड है या फिर मिथिल आइसोसाइनेट है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इसे बोलते हैं, और यहाँ पे गलत हो जाते हैं। 50% बच्चे तो यही पे गलत होते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। उन्होंने पढ़ा होता है कि मिथिल आइसोसाइनेट है पर वो कंफ्यूज होते हैं कि मिथिल आइसोसाइनेट है या आइसोसाइनाइड है, यार क्या है। तो ऐसे जो है वो आपको बिल्कुल यानी जब पढ़ते हैं तो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको जो है वो पता होना चाहिए कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो हुआ है वो सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी मिथिल आइसोसाइनेट। साइनाइड नहीं है, आइसोसाइनेट, जिसका फॉर्मूला है CH3NCO। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? मिथिल आइसोसाइनेट जो है वो भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो है वो पॉइजनस गैस जो है वो रिलीज हुआ था। अब डेट भी कभी कभी पूछते हैं तो 2 दिसंबर की रात को हुआ था, इसीलिए इसको 2 और 3 दिसंबर 1984 की ये जो है वो डिजास्टर है। ठीक है, यूनियन कार्बाइड प्लांट था, वहाँ पे जो है वो डिजास्टर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द केमिकल नेम ऑफ चॉक। चॉक जो होता है तो इसका केमिकल नेम क्या है? जो हम व्हाइट बोर्ड जो अपना ब्लैक बोर्ड जो होता है जिसपे हम खड़ू से लिखते हैं, तो उस चॉक का फॉर्मूला क्या है? केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम फॉस्फाइड या कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप ही बताओ गाइस क्या होगा इसका ऑप्शन। तो ये तो गाइस ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला है CaCO3। ठीक है, CaCO3 जो है इसका फार्मूला है। फार्मूला भी अगर पूछा तो आपको याद होना चाहिए कि चॉक का क्या फार्मूला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्यूमुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन आवर मसल लीड टू फटीग। देखिए हम क्या करते हैं, यानी क्वेश्चन क्या है कि हमने बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली या पैदल चल लिए तो हमें थकान आती है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इनमें से नीचे दिए गए में से कौन सा सब्सटेंस जो है वो हमारे मसल्स में जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें थकान होती है। यानी जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ऐसा एक सब्सटेंस आपके मसल्स में एक्यूमुलेट होता है जिसकी वजह से आपको थकान जो है वो महसूस होती है। तो वही जो है वो सब्सटेंस का आपको नाम बताना है। लैक्टिक एसिड है, पायरुविक एसिड है, बेंजोइक एसिड है या फिर यूरिक एसिड है। तो ऐसे सवाल तो गाइज आपको बिना पढ़े तो आएगी नहीं। कोई अंतर्ज्ञानी तो हो नहीं कि भाई बिना पढ़े आपको आएंगे, पढ़ते हो नहीं और बाद में आपको लगता है कि यार इसका जवाब क्या होगा, तो टोला मार देते हो। टोला मारने से नहीं जमता। एग्जैक्ट जो है जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा नॉलेज जो है वो आप गेन करोगे। आप ओशो को शायद ही जानते होगे, तो ओशो ने इतनी सारी किताबें, आप ओशो की जो फिलॉसॉफी है वो ज़रूर सुनना, बहुत बढ़िया फिलॉसॉफी है, मुझे तो बहुत पसंद आती है। तो उन्होंने बहुत सारी, बचपन से उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और इसी वजह से उनका माइंड ही ऐसा बन गया था कि आप सोच नहीं सकते। उनकी जब अब बहुत सारी वीडियोज जो है वो यूट्यूब पे मौजूद है, आप सुनना कभी, अब अगर फुर्सत मिले तो मन को बहुत राहत मिलेगी। ठीक है, तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मीनिंग क्या है कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पढ़ने से क्या होता है ज़िंदगी में, अगर आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया ज़िंदगी में और अगर सक्सेस नहीं मिली तो सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं होगा। ऐसे ही मैंने कहा कि ओशो की जो यानी जो स्पीच है जो वो सुनना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ज़िंदगी में हार जाते हैं, फेल्यूर उनके सामने हो जाता है, यानी फेल हो जाते हैं ज़िंदगी में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या फिर कोई भी ज़िंदगी की कंडीशन है, उसमें बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी फेल्यूर होता है और उसके बाद वो डिसीजन ले लेते हैं। कभी कभी बहुत सारे बच्चे जो है वो सुसाइड भी कर लेते हैं। और इसीलिए आप एग्जाम में फेल हुए हो, ज़िंदगी में फेल अगर नहीं होना है तो ओशो जैसे लोगों की जो स्पीच है वो अगर आप सुनेंगे तो एग्जाम में भले ही फेल हो जाओगे, जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होगे। क्योंकि शॉर्ट टर्म जो आपके जिंदगी में शॉर्ट टर्म अगर कोई चीज है, शॉर्ट टर्म की अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकालना है सुसाइड करके। यानी शॉर्ट टर्म अगर जिंदगी में प्रॉब्लम है तो उसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकालना है, क्योंकि जिंदगी अलग है, एग्जाम अलग, दोनों चीजें जो है वो अलग अलग होती है। और इसीलिए गाइस ओशो जैसे लोगों को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता या आप एग्जाम में फेल हो जाओ पर जिंदगी में कभी कभी आदमी सक्सेस भी हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एग्जाम में फेल हो गए तो जिंदगी में सक्सेस नहीं हो। तो एग्जाम में भले ही फेल हो जाओ पर जिंदगी में सक्सेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ओशो जैसे लोगों को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो एक्यूमुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो गाइज हमारे बॉडी में मसल्स में जो है वो लैक्टिक एसिड, इसका जवाब है ए
लैक्टिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट होता है और जिसकी वजह से हमें फटीग यानी जो है वो थकान महसूस होती है। तो ठीक है, लैक्टिक एसिड इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट दी। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, वो किसके लिए जो है वो डिजाइन किया गया? एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है कि एक कोई ना कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो बनाया गया है। तो फूड चेन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है या कंट्रोल द पोल्यूशन है। अब देखिए, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इस पे मैंने खास वीडियो बनाया है, वो आप जाके देख सकते हैं, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो डिज़ाइन किया गया है इंटरनेशनल ट्रीटी के लिए, ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। जो ओजोन की डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन जो हो रहा है वो किस प्रकार होता है, वो भी मैंने बहुत सारी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आज ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ओजोन का फॉर्मूला भी कई बार पूछा जाता है कि ओजोन का फॉर्मूला क्या है, तो O3 वो कौन डिप्लीट करता है, तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मेन रोल होता है ओजोन को डिप्लीट करने के लिए। तो ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन हो रही है वो किसके, ओजोन लेयर की डिप्लीशन किस में मेजर करते हैं, तो डैप्सॉन यूनिट में हम इसको मेजर करते हैं। तो बहुत सारे जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन का शायद मैंने वीडियो बनाया है, वो देखेंगे तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो डिज़ाइन किया गया है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। और ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी पूछा जा सकता है। तो ग्लोबल ऐसा भी पूछा जा सकता है आपको कि ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए कौन सा इंटरनेशनल ट्रीटी जो है वो डिज़ाइन किया गया है, प्रोटोकॉल कौन सा डिज़ाइन किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए मॉन्ट्रियल है। और ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए है काइटो प्रोटोकॉल, KYOTO काइटो प्रोटोकॉल या कीटो प्रोटोकॉल भी बोला जाता है। तो ये प्रोटोकॉल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर कॉल्ड दी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन सा है, CO2, CFC, ऑक्सीजन या ऑल अबाउ। देखिए, तो मैंने अभी बताया कि क्या है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, CFC11, CFC12, CFC113, CFC114, CFC115। इसका भी स्पेशल वीडियो बनाया है, वो भी जाके देख लेना CFC एक्चुअल में क्या है। इससे Cl2 जो है वो क्लोरीन जो है वो रिलीज करता है और क्लोरीन जो है वो ओजोन का डिप्लीशन करता है। तो CFC याद रखना ओजोन डिप्लीशन जब भी आएगा तब। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इन यम शेल ऑफ एन एटम। देखिए, कोई भी अगर एटम है उसमें कितने शेल होते हैं, 4 शेल होते हैं, K, L, M और N। K की बात करें तो 2 होते हैं, L में 8 होते हैं, M में 18 होते हैं और N में 32 होते हैं। तो M शेल में पूछा है तो कितना होगा, 18। ठीक है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन बनते हैं, यानी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन अटेंड किए हमने। तो KLMN आपको पता होना चाहिए कि 18 इलेक्ट्रॉन M शेल में जो है वो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो फर्टिलाइजर कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू। बायो फर्टिलाइजर यानी बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया वगैरह हो गया, तो वो अमोनिया का जो नाइट्रोजन का जो है वो कन्वर्शन किस में करता है, नाइट्रोजन अमोनिया एसिड। तो गाइज इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। जो N2 होता है इसका कन्वर्शन NH3 यानी अमोनिया में होता है बाय यूजिंग बायो फर्टिलाइजर्स, यानी राइजोबियम जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन का कन्वर्शन अमोनिया में करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H10, C4H6, C4H8 या C4H4। तो सिंपली नहीं आता तो 4 कार्बन साइकिल में निकाल लेना। ठीक है, ये 4 कार्बन हमने, साइक्लोब्यूटेन है, ब्यूटेन यानी 4 कार्बन। ठीक है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मीथेन में कितना होता है, 1, मीथेन इथेन में 2, प्रोपेन में 3, ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5, हेक्सेन में 6। ऐसे जो कार्बन है वो भी आपको सीरीज याद होनी चाहिए। अब इसको हाइड्रोजन जो है वो ज्वाइन कर दो, हर इसको 2-2 हाइड्रोजन जो है वो ज्वाइंट होंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। 4 कार्बन है, हर कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2, यानी कितना होगा, C4H8 जो है वो इसका जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा साइक्लोब्यूटेन का। तो यहाँ पे गाइज 8 ही क्वेश्चन लिया है और बहुत कुछ सीखने को आपको इस 8 क्वेश्चन से मिला होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।